आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे क्यूआर पे स्कैन करके हमें सपोर्ट अवश्य करें, क्योंकि इस समय यूट्यूब इत्यादि ने हमारी रीच रिस्ट्रिक्ट कर रखी है। तो हमारा टारगेट है 5 लाख के रेवेन्यू का इस महीने का, उसे पूर्ण करने में आप हमारी सहायता करें। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बार फिर से बाबा रामदास जी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। तो मैंने सुना, आपके वीडियो देखता रहता हूँ मैं, तो मैंने उनसे ज्ञात हुआ मुझे कि आपने हरियाणा का बड़ा लंबा चौड़ा दौरा किया है। जी तो सर। हरियाणा का तो, और इस समय अभी आप जलंधर में हैं, तो पंजाब का तो आपको पूरा ज्ञान वैसे भी है, उस पर तो बात करेंगे। दिल्ली पर भी बात करेंगे, दिल्ली में भी अगले राउंड में पोलिंग है। लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि आपसे हम ज़रा बात कर लें उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश में अब अवध में पोलिंग हो गई है पूरी, और अब पूर्वांचल की तरफ जा रही है। तो आप मुझे बताइए कि चारों तरफ अलग-अलग तरह के दावे हो रहे हैं, रायबरेली और अमेठी के बारे में। आप कैसे विश्लेषण करेंगे रायबरेली और अमेठी का? सर देखिए, अमेठी में तो कोई चांस है नहीं कांग्रेस का। राहुल जी वो तो अगर अमेठी में चांस रहा होता तो राहुल जी अब भी अमेठी से ही लड़ते। तो अमेठी में तो सर स्मृति ईरानी जी पूरी तरह पांव जमा के बैठी हैं। उन्होंने वहां बहुत बढ़िया काम किया है और कम से कम वो वहां उपस्थित रही हैं 5 साल। उन्होंने बकायदा घर बनाया वहां पे। उनके ऊपर एक आरोप लगता था कि साहब आप लोग तो आप्रवासी पक्षी हैं, कभी आएंगे और फिर चले जाएंगे, फिर तो साल भर आएंगे नहीं। उन्होंने वहां घर बनाया बकायदा और वहां उसमें रहती हैं। एंड शी इज नर्चरिंग द कॉन्स्टिट्यूएंसी, पहली बात। और सर अगर अमेठी में 5% चांस भी अगर होता तो राहुल गांधी रायबरेली किसी और को लड़वाते, अपनी फैमिली में ही किसी और को लड़वाते, अमेठी खुद लड़ते। अमेठी में कोई चांस नहीं है। अब आ जाते हैं सर एक रायबरेली। नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि साहब की स्मृति ईरानी बहुत अहंकारी हैं, इसलिए लोग वहाँ के उनसे रुष्ट हैं। सर ये इस टाइप के नैरेटिव जो है ना, ये सिर्फ पेड मीडिया बनाती है। आम पब्लिक ऐसा नैरेटिव कभी नहीं बनाती है। ऐसा नैरेटिव बनाने के लिए कुछ लोगों को पैसा दे के लगाया जाता है और वही लोग वो नैरेटिव बनाते हैं। इसलिए ऐसे नैरेटिव में कोई दम होता नहीं है। और इसलिए अब नैरेटिव तो राहुल जी के लिए बारे में भी बहुत कुछ है। सोनिया जी के बारे में भी इतना नैरेटिव है। और अहंकारी का क्या मतलब होता है? ये सब फालतू की बातें होती हैं। मैं इन चीजों में विश्वास करता नहीं हूं। ये सब पेड मतलब मीडिया द्वारा नैरेटिव है, इसमें कोई और शी इज वेरी पॉपुलर। और सर एक बात बताऊं आपको, मैंने इस चुनाव में भी 5 चरण हो चुके हैं, सिर्फ 2 चरण बाकी हैं। अभी भी मैं ये देख रहा हूं कि ये मोदी का चुनाव है। मैंने किसी किस्म की कोई वोटर्स फटीग मोदी के नाम को लेके, मोदी एज ए ब्रांड, मैंने कहीं से भी कोई भी कमी नहीं देखी। आज भी सर, क्या हरियाणा, क्या पंजाब, क्या यूपी, क्या महाराष्ट्र, हर जगह वोट किसको? बोले मोदी को। आप पंजाब में आ जाइए, पंजाब में तो आमतौर पर भी मोदी बहुत पॉपुलर नेता नहीं रहे। आज आप पंजाब में किसी से भी बात कर लीजिए, यदि वो भाजपा को वोट देने जा रहा तो वो ये नहीं कहता कि मैं वोट किसको दे रहा हूं। बीजेपी भी नहीं बोलता वोट किन पानी है, वोट मोदी ने पानी जी। सर मोदी ही सबसे बड़ा ब्रांड है। आज भी हर सीट पर मोदी लड़ रहे हैं, स्मृति ईरानी नहीं लड़ रही हैं अमेठी। रायबरेली में भी कांग्रेस से लड़ रहे होंगे राहुल गांधी, पर बीजेपी से मोदी ही लड़ रहे हैं। इसलिए स्मृति ईरानी मैटर ही नहीं करती अमेठी में। अभी एक नैरेटिव और भी बनाया जा रहा है, जो हमारा जो
जिसको हम कह सकते हैं, कई लोग उसको पिड्डी मीडिया कहते हैं। तो वो जो पिड्डी मीडिया है वो एक नैरेटिव बना रहा है कि आप मोदी जी बहुत नर्वस हैं, मोदी जी नर्वस हैं इसीलिए हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। इसके सर बारे में आपको आपका क्या कहना है? आपको याद होगा बनारस का एक इलेक्शन था, तो मोदी जी पूरे 3 दिन बनारस में रह गए थे, याद है एक बार? और 2014 में लगातार हैं? 2014 लगा में। हाँ, और नहीं 14 में नहीं सर, हाँ, आई थिंक 17 में या 19 की बात है, 17 की बात है। यस यस, विधानसभा चुनाव था और हाँ, खबर यह फैलाई कि विधानसभा 10 की 10 विधानसभा हार रहे हैं। बनारस में इस बार 10 की 10 विधानसभा हार रहे हैं और मोदी जी जो है बहुत नर्वस है, अगेन वही स्टेम से। और हम्म, मोदी जी 3 दिन तक बनारस में रह गए, लगातार 2 दिन रोड शो किया। हम्म, तो बोले इतनी नर्वसनेस है और संघ ने भी झाड़ पिलाई है कि अगर नर्वसनेस है तो शो क्यों कर रहे हो, और लगातार 2 दिन रोड शो करने का क्या मतलब है। और तीसरे दिन मुझे याद है मोदी जी घर घर गए थे वोट मांगने, इफ यू रिमेम्बर। हम्म, 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 तो लोगों ने कहा कि भैया ये तो हार का इससे बड़ा लक्षण क्या होगा कि हम्म। लड़का जो है दिन रात पढ़ रहा है। तो मैंने कहा अरे भैया लड़का जरूरी नहीं कि दिन- फेल होने वाला है इसलिए दिन रात पढ़ रहा है और चिट बना रहा है रात भर बैठ के, नहीं। हो सकता है लड़का 100 में 100 स्कोर करना चाहता हो, इसलिए भी तो पढ़ सकता है लड़का दिन रात। तो सर वही हुआ ना, पूरे रीजन की सारी विधानसभा सीटें, बनारस भदोही और ये बनारस से लगती हुई सारी की सारी मोदी जी जीत गए। बनारस की 10 की 10 जीते थे। तो सर ये जो नर्वसनेस होती है ना, मोदी कुड बी नर्वस बिकॉज ही उन्होंने अपने लिए बहुत बड़ा टारगेट ले रखा है ना। हम्म? मोदी 400 सीट के लिए जीतने के लिए भी नर्वस हो सकते हैं। और सर एक और मैं आपको पीडी मीडिया का एक बहुत बढ़िया नैरेटिव बताऊं। पीडी मीडिया आजकल दिन रात एक ही बहस कर रहा है, 400 नहीं आएगी, शर्त लगा लो मेरे से, 400 नहीं आएगी। और एक बात और बता दूं, सर देख लीजिएगा आपको पीडी मीडिया और पूरा इंडिया अलायंस 4 तारीख की शाम को सेलिब्रेट करता हुआ नजर आएगा। देखा हम क्या कहते थे, नहीं आई ना 400, हमने 390 पर रोक दिया ना। है, भाजपा की 370 तो नहीं आई ना, हम्म। ये देख नहीं, ये लीजिएगा। तो नर्वस तो मुझे पिड्डी मीडिया इसलिए दिखाई पड़ता है कि ये पिड्डी मीडिया के जो सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं योगेंद्र यादव, हम्म वो आपके जिसको कहें हम कि दुर्भाग्य है हरियाणा का कि हरियाणा में पैदा हुए, सलीम साहब, इनका घर का नाम सलीम है। हम्म तो उन्होंने 227 का फिगर दिया था, उसको रिवाइज करके 250 के आसपास पहुंच गए, कह रहे हैं 240-50 आ जाएंगे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। अब ये और भी जैसे बातें कहते हैं कि साहब के हरियाणा में कांग्रेस जीतने वाली है, तो आप योगेंद्र यादव जी के बारे में भी उनके सम्मान में 2 शब्द। सर एक बात बताऊं आपको, मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि लोग जब एनालिसिस करते हैं तो आखिर कोई रेफरेंस पॉइंट रखेंगे कि नहीं रखेंगे। भाई आप बीजेपी की तुलना अगर कर रहे हैं या किसी भी चीज की आप तुलना, कोई एक रेफरेंस पॉइंट रख लीजिए। तो सर मैं तो हमेशा यूपी में जब एनालिसिस करता हूं तो मैं 2019 को रेफरेंस पॉइंट इसलिए रखता हूं क्योंकि उसमें सपा बसपा और रालोद का गठबंधन था। उससे पहले दो लड़के दोनों कड़के दोनों चुनाव मिलकर लड़ चुके हैं, तब इन्होंने क्या उखाड़ा था, उसी के मिलता जुलता ही ना कुछ रिजल्ट आएगा। और बात यह है कि सर बीजेपी ने 2014 और 2019 की तुलना में अपने वोट बैंक में क्या खोया है क्या पाया है, इससे एनालिसिस करके देख लीजिए। आप ऊपर से लेकर शुरू कर लीजिए, मैं तो पंजाब से एनालिसिस करना शुरू करता हूं कि भैया 2014 और 2019 की तुलना पहले में पंजाब बाद में चलेंगे, पहले पहले है रायबरेली कर लेंगे। किसी भी स्टेट में। तो मैं पहले तो रायबरेली से। आप रायबरेली पे आ जाइए मान लीजिए। हाँ, तो चलिए रायबरेली। रायबरेली में आप फ्रॉम वेयर आर यू लूजिंग योर वोट, कौन सा सेगमेंट है, कौन से वर्ग है जो आपको वोट दे रहा है, कौन सा नहीं दे रहा है, कौन सा ऐसा था जिसने 2019 में दी थी तो जो 2024 में नहीं देगा, इसका एनालिसिस कर लीजिए। तो जी। 2019 में
अदिति सिंह और मनोज पांडे आपके साथ नहीं थे। अदिति सिंह और मनोज पांडे को लेकर दुनिया भर की बातें हुई। फैक्ट ये है कि उनको वो जो दिनेश प्रताप सिंह जी हैं वही लेके आए हैं दोनों को पार्टी में, और उनका बहुत अच्छा तालमेल है। उड़ाने को आप चाहे कुछ भी हवा उड़ा दीजिए। तो सर, जी हाँ, मैं अच्छा, एक आपके योगेंद्र यादव जी ने एक शेयर किया है अपनी, इनके शायद इनके खुद की से किया है या क्या किया है, कोई ऑल इंडिया जर्नलिस्ट एंड राइटर्स एसोसिएशन, उनका असेसमेंट एक इन्होंने जारी किया है, जिसमें कह रहे हैं कि साहब हरियाणा में 6 सीटें ही जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, तो 6 आपने जीतेगी। तो हरियाणा का तो बहुत अच्छा विश्लेषण कर रखा है, तो अब आप जी बताएं कि क्या स्थिति है वहां पर। सर, पूरे हरियाणा में कांग्रेस एक सीट पे चुनाव लड़ रही है, एक पे, दैट इज रोहतक। पूरे चुनाव का पूरा जोर हुड्डा फैमिली ने सिर्फ और सिर्फ रोहतक पे लगा रखा है। रोहतक से बाहर निकल के कहीं नहीं गई है। रोहतक के बगल वाली एक सीट है भिवानी महेंद्रगढ़, वहां पे कल राहुल जी की रैली थी, मंच पर ही राव दान सिंह और किरण चौधरी लड़ गए, और बाकायदे लड़े, सारी दुनिया ने देखा, राहुल जी देख रहे थे, मंच पे लड़े। उसके राहुल जी भी थे? बाद, हाँ, राहुल राहुल जी जी की वहीं सभा वहीं थी? खड़े थे राहुल जी। हाँ। आगे सुनिए, आगे, कहाँ अभी थी ये तो ये कुछ नहीं है। सभा? राहुल गांधी के बगल में हुड्डा जी कुर्सी लगा के बैठे हुए थे, हाँ। किरण चौधरी थोड़ी सी दूर बैठी थी। हम्म। हुड्डा जी गए भाषण देने, किरण चौधरी उठ के राहुल गांधी के बगल में बैठ गई। हम्म। हुड्डा जी जब भाषण दे के आए तो उन्होंने देखा हमारी तो कुर्सी नहीं है। तो सर, अगर कुर्सी नहीं है तो वहीं बगल में राव दान सिंह बैठे थे, वो खड़े हो जाते, सारा हाँ। मंच खड़ा हो जाता, हाँ। बैठी रहती अकेली। हम्म। अच्छा, अगर हुड्डा की कुर्सी नहीं थी तो सबसे पहले तो राहुल गांधी को खड़ा हो जाना चाहिए था। हुड्डा साहब यहां बैठिए। अब हुड्डा साहब बैठे, उसके बगल में श्रुति बैठी, सारा पूरा मंच देख रहा, हुड्डा कुर्सी ढूंढ रही, मैं बैठूंगा। राव दान सिंह भी नहीं उठे, मंच पे कोई नहीं उठा। हाँ। अच्छा, आगे रावदान सुनिए। सिंह तो रावदान सिंह तो उनके ही कैंडिडेट है। हाँ, उनके कैंडिडेट है, पर उनके लिए कुर्सी छोड़ के खड़े नहीं हुए। आगे सुनिए, आगे और भाई साहब सुनिए। जब ये सभा जब थी कहाँ पे, ये जरा बताएं। दादरी में, ये दादरी में जनसभा थी। ओके। उसके बाद जब राहुल जी बोलने के लिए उठे तो मंच पे सब लोग सम्मान के लिए खड़े हो जाते हैं। श्रुति चौधरी नहीं, अपना किरण चौधरी नहीं खड़ी हुई। मैं गलती से शायद श्रुति बोल गया हूं पीछे, किरण चौधरी, श्रुति की हम्म। मम्मी हम्म। किरण चौधरी नहीं खड़ी हुई, और आगे हुड्डा की कुर्सी पे बैठ गई, तो वहां से नहीं उठी। हम्म। और पहले ही कई बार घोषणा कर चुके हैं कि हमको टिकट नहीं दी, पर हम दान सिंह को, राव साहब को पूरा सहयोग करेंगे, जितना सहयोग उन्होंने हमारा किया था उसका दुगना करेंगे। तो इन्होंने हरवाया था। तो सर ये तो इनका चुनाव, ये तो चुनाव लड़ रहे हैं ये लोग। हम्म। अच्छा, उधर शैलजा जी बड़े तगड़े, वाकई लड़ रही है चुनाव, तो शैलजा लड़ रही है सर, मानना पड़ेगा। शैलजा की और अशोक तंवर जी की बहुत तगड़ी कांटे की लड़ाई चल रही है। हाँ। हालांकि आज की लेटेस्ट रिपोर्ट है कि थोड़ी सी एज मिल गई है अशोक तंवर जी को, चुनाव तो वो जीत जाएंगे, पर बहुत कांटे का चुनाव वाकई रोहतक में हुआ, सॉरी सिरसा में हुआ है। सिरसा में एक बार भी हुड्डा जी प्रचार करने नहीं गए। हम्म। इनफैक्ट हुड्डा तो रोहतक से बाहर नहीं निकले ना, पूरे रोहतक की 10 की हरियाणा की 10 की 10 सीट पे हुड्डा रोहतक से बाहर नहीं निकला। अपना अपना प्रचार खुद करो, हमसे कोई दूध मतलब का नहीं। जला छाछ को फूक फूक के पी रहा है हाँ, साहब, क्यों आप उसको जो है वो अन्यथा लेते हो? तो शैलजा के लिए लोगों ने पूछा कि साहब आप सिरसा गए नहीं प्रचार करने, वो बोले मुझे शैलजा ने बुलाया ही नहीं। हम्म। और शैलजा ने रोड शो किया तो बाकायदा मना किया कि नहीं हुड्डा साहब आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगी। ये कह रहे मुझे बुलाया नहीं, उसने उल्टे मना किया कि नहीं नहीं आपको आने की जरूरत नहीं है मेरे चुनाव क्षेत्र में। ये तो सर स्टेटस है हरियाणा का। और मैं हम्म।
डे वन से कह रहा हूं सर, हरियाणा मीन्स 10-0। पिछली बार हमने डिस्कस की थी तो हिसार और रोहतक के, सॉरी, सिरसा और रोहतक के अलावा जी हिसार की सीट भी जो थी वो मानी जा रही थी कि साहब की वहां पे भी एक लड़ाई नहीं है। सर ये इनका पेड मीडिया, पेडी मीडिया का नैरेटिव कुछ भी बना दे। हिसार कभी भी फाइट में नहीं थी सर। हिसार में 4 जाट चुनाव लड़ रहे हैं, 4 जाट। एक जेपी है, नैना सुनैना है इनेलो जजपा से, और रंजीत चौटाला जी हैं। तो सर 4 कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट है। नैना सुनैना का मैंने पता लगाया था, ठीक ठाक वोट काट रहे हैं दोनों मिलकर, लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख तक वोट दोनों मिला के काट लेंगी। ये जाटों का वोट है। और सर हरियाणा की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के आई है, जो 35 जात वाला जो कंसोलिडेशन था वो इंटैक्ट है, बल्कि और मजबूत हुआ है। 2019 की तुलना में जो 3 एससी कास्ट्स हैं, चमार, धानक और वाल्मीकि, इसका मेजर चंक बीजेपी के साथ कंसोलिडेट हुआ है, जो कि 2019 में नहीं था। नंबर 1, नायब सिंह सैनी को सीएम बनाने की कारण वजह से ओबीसी एंड सैनीज हैव, सैनीज का तो 95% वोट बीजेपी के साथ कंसोलिडेट हुआ है। यूपी, इवन पंजाब, इवन ईस्टर्न वेस्टर्न यूपी, पूरा राजस्थान। वो सर जो सैनी साहब को सीएम बनाने का जो बीजेपी की जो स्टेप था, वो इट हैज पेड वेरी हैंडसम रिटर्न्स। आपने ये भी कहा कि दलित जो है वो सब एक साथ कंसोलिडेट हुए हैं, तो उसका हाँ, क्या बीजेपी कारण के है? फेवर में। क्या पूछा आपने? उसका कारण क्या है? सर उसका कारण यह है कि खट्टर साहब ने ना काम बहुत अच्छा किया है, और दलितों के बीच में, और जो सर उनकी जो वेलफेयर स्कीम्स थी ना हरियाणा की, दे हैव डिलीवर्ड वेरी वेल। उनका जो डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर्स था सीधे खातेदार के खाते में, और सर हरियाणा का जो डिजिटल गवर्नेंस है ना, खट्टर साहब ने ये असरटेन किया कि आपको किसी भी काम के लिए किसी भी सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है, सरकार आपके दरवाजे पे आएगी। और सर वाकई आप तो खुद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहे हैं, कोई, अच्छा, एक आम आदमी को सरकार से काम क्या होता है? वो कहते हैं अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हुई है, घटना हुई है, आपको थाने भी नहीं जाना है, आप सिर्फ सीएम पोर्टल में एक ट्वीट कर दीजिए, ट्वीट, और थाना आपके घर आएगा, आपको थाने नहीं जाना है। और ये मैंने लिटरली होता हुआ देखा है। खुद मेरे खिलाफ एक आदमी ने ट्वीट कर दिया था सर, हम्म। और विद इन 1 आवर एक्शन हुआ था, और आई हैड टू गो, मैं थाने में जाके मुझे पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ा, और थाने ने एसरटेन किया कि जो सो कॉल्ड कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट की उसमें कोई सब्सटेंस है कि नहीं है, और लिटरली आई हैड टू फेस द म्यूजिक, और मुझे उनको कन्विंस करना पड़ा कि नहीं, कंप्लेंट झूठी है। इस तरह सरकार की गवर्नेंस के जितने भी इश्यूज हो सकते हैं, एक आम नागरिक को सरकार से जो भी काम पड़ सकता है, हर काम के लिए देयर इज अ पोर्टल, उस पर रजिस्टर करिए अपने आप। आपका, आपको बही खाता चाहिए, खतौनी चाहिए, सरकारी कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड चाहिए। सर हरियाणा में जो सबसे बड़ा धंधा था वो सीएलयू था, चेंज ऑफ लैंड यूज। उन्हें यस। उसको उसको भी 100% उसका पोर्टल बना दिया। आज आपको किसी सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप आपका सीएलयू हो जाएगा। तो सर इसका जो गरीब गुरबा है ना सर, उसको बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा फायदा उसी को हुआ है। प्लस राशन और जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं थी सेंटर की, वो सारी। उसके बाद सर जितनी कल्याणकारी योजनाएं सेंटर की, उससे दुगनी स्टेट की है वहां पे। अगर सचमुच, अगर आज की तारीख में अगर आपको वेलफेयर स्टेट देखना है तो वो हरियाणा है।
वृद्धावस्था पेंशन ले लीजिए, विधवा पेंशन ले लीजिए, वो बच्ची, गरीब बच्चियों की पढ़ाई लिखाई, नौकरी चाकरी, कोई अगर परिवार में किसी की भी डेथ हो गई, आपको सीधे आपके खाते में 5 लाख रुपए आ जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द पर्सन। बीमार पड़ गए हैं, आयुष्मान कार्ड बिना कुछ मांगे आपके घर में आयुष्मान कार्ड आ जाता है, बिना कुछ कहे आपके घर में गरीबी रेखा वाला राशन कार्ड आ जाता है। आपके परिवार के किसी व्यक्ति की बीमारी से डेथ हो गई, ऑटोमेटिकली वहां से जो कंपनसेशन जनरेट होकर आपके खाते में आ जाता है। सर, इसका फायदा गरीब को बहुत हुआ। अच्छा, उसके बाद आज हरियाणा के चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो खर्ची पर्ची है। हुड्डा के शासन में जो लूट मचाई थी हुड्डा साहब ने, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। आज हरियाणा में सिर्फ एक मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। खट्टर के शासन में मेधावी बच्चों को, टैलेंटेड बच्चों को ईमानदारी से नौकरियां दी गई हैं। इसमें किसी प्रकार की बंदरबाट, लूट, भाई भतीजावाद नहीं हुआ है। सर, ये सबसे बड़ा प्लैंक है और कोई ऐसा घर नहीं है जहां गरीब बच्चों को नौकरियां न मिली हों। अच्छा, इसके अलावा एक और उन्होंने किया कि ऐसा कोई भी परिवार जिसमें आज तक कभी सरकारी नौकरी नहीं मिली, उसको 5 मार्क्स का वेटेज मिलेगा। उसकी वजह से सर हजारों बच्चों को इसलिए नौकरी मिल गई क्योंकि उनके परिवार में आज तक कभी नौकरी नहीं थी। तो इस योजना का लाभ वाकई गरीब लोगों को मिला। ये तो अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी योजना है। मुझे तो हाँ, बड़ा तो सर यूनिक जो वो योजना है। तो जो वो कहा जाता है ना कि पायदान, सीढ़ी के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति के तक विकास और सरकार की लाभ की योजनाएं पहुंचे, वो सचमुच हरियाणा ने डिलीवर किया है। मतलब गवर्नेंस के मामले में खट्टर ने एक इतनी लंबी लकीर खींच दी है। सर, जैसी लकीर लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने खींची है ना, सर वही लकीर गवर्नेंस के मामले में, डिलीवर करने के मामले में खट्टर साहब ने खींची। इसलिए गरीब गुरबा खट्टर का इतना बड़ा फैन हुआ है। सर, जी, खट्टर का और नाम ये तुरंत, नायब सिंह सैनी जो हैं उसको निरंतर रख पाए हैं कि नहीं रख पाए हैं? सर अभी तो देखिए, नायब सिंह जी सैनी आए और उसके तुरंत बाद तो आचार संहिता लागू हो गई। इतना लेट ये डिसीजन लिया है तो आज तक कोई समझ नहीं पाया कि भैया अगर ये डिसीजन लेना ही था तो इतना लेट क्यों लिया। पर मुझे लग रहा है कि वो जो लेट लिया ना डिसीजन, सर वो पे बैक कर रहा है। वो अच्छा डिसीजन था। एक तो उस डिसीजन के कारण पूरा ओबीसी और दलित समाज जो है वो भाजपा से और अच्छे से जुड़ा। तो कुल मिला के सर हरियाणा में तो कोई कुछ लोगों का कॉन्टेस्ट ये कहना नहीं। है कि खट्टर को हटाने से जो पंजाबी समाज है उसमें कुछ रोष भी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैंने नहीं देखा। मैं आई हैड बीन टू, मैं कुरुक्षेत्र, अंबाला, करनाल, रोहतक, भिवानी, इन एरियाज में बहुत, पानीपत है, ये समालखा, गन्नौर, ये इन शहरों में बहुत अच्छी पंजाबी पॉपुलेशन है। सर वो तो भक्त है खट्टर के। तो खट्टर की इमेज संतों वाली है सर। जो आदमी लूट खसोट तो छोड़ दीजिए, जो अपना खुद का घर था वो भी उसने गांव की पंचायत को दान दे दिया। आज किराया, आपको मालूम है खट्टर साहब एक किराए के एक कमरे में रहते हैं करनाल में, जब से उन्होंने सीएम हाउस खाली किया है। तो संतों वाली इमेज है सर उस आदमी की। जी, तो इसका अर्थ ये हुआ कि गुड़गांव में आपके राव साहब को और फरीदाबाद में किसी प्रकार की, इनको गुजर को, इनको सबको तो कोई किसी प्रकार का कोई कोई चैलेंज मतलब ही नहीं, नहीं है। चैलेंज नहीं। और सोनीपत में सोनीपत में भी सर बड़ौली साहब बहुत आगे हैं। क्यों? क्योंकि जो देखिए ब्राह्मण वोट 85% तक मिस्टर बड़ौली को मिल रहा है। वहां पे 2 जजपा और इनेलो से 2 जाट कैंडिडेट खड़े हैं। एक मिस्टर दैया है, एक मिस्टर मलिक है, भूपेंद्र मलिक, अनूप दैया। भूपेंद्र मलिक, अनूप दैया मिलकर लगभग 1.5 लाख वोट काट लेंगे। तो अब आप देख लीजिए। तो जी, और जब तो सब खुद आ जाते हैं फिर एक सीट पे जिस पे लड़ाई है, वो है रोहतक। हाँ जी से तो आप बताइए रोहतक सर, के बारे में क्या कहते हैं? रोहतक की जो सबसे इंपॉर्टेंट सीट है उसका नाम है कोसली।
वो जी हाँ, है वहां यादव से बहुल। 75,000 की लीड ली थी पिछली बार पिछली अरविंद बार शर्मा ने। 75 थी, इस बार वहां से बता रहे हैं कि वहां से लीड बढ़ के हो जाएगी 1 लाख की। और 45,000 की लीड किलोई, गढ़ी सांपला किलोई से थी भूपेंद्र हुड्डा को, वो लीड घट के 25,000, 20 से 25,000 रह जाएगी। क्यों? इसके अलावा जितने भी हल्के हैं, महम में थोड़ी सी लीड है, बाकी कलानौर, झज्जर, बहादुरगढ़, उसके बाद बादली, इन तमाम हलकों में बराबर का मामला है सब में। कहीं 5,000 वो ज्यादा है, कहीं 10,000 ये ज्यादा है, कहीं मतलब 9 में से 5 हलके ऐसे हैं जहां बीजेपी आगे है, 4 हलके ऐसे हैं, 4 में से सिर्फ एक किलोई गढ़ी सांपला जो है वहां से 20-25,000 की लीड है, अदरवाइज सब जगह 5-10,000 की लीड है, बाकी 3 सीटों पे तो ये किलोई केंद्र सांपला ग्रुप। से ये कम क्यों हो रही है लीड? सर वहां पे 2 बड़े नेता, एक मिस्टर कृष्णमूर्ति हुड्डा और एक मिस्टर सतीश नांदल, ये जाट लीडर्स थे, इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। और कृष्णमूर्ति हुड्डा का फैमिली बहुत पुरानी कांग्रेसी है, 3rd जनरेशन वो भी पॉलिटिशियंस हैं, और उनका बड़ा प्रभाव है क्षेत्र में। और सर एक बात बताऊं आपको, सर मैंने बोला ना, ये चुनाव मोदी का चुनाव, और ये चुनाव दीपेंद्र हुड्डा वर्सेस अरविंद शर्मा नहीं हो लड़ा जा रहा है, ये दीपेंद्र वर्सेस मोदी हो गया है वहां पे। और सर कम से कम 20 से 30% जाट जो है वो अपने आप को वो हिंदू सनातनी आइडेंटिटी से जो है वो एसोसिएट करता है, वो उससे जोड़ के देखता है। तो सर वो जो 20 से 30% है। और एक चीज और आपको बता दूं, 2019 तक हुड्डा फैमिली की जो इमेज थी रोहतक में वो थी इनडिफेटेबल, कोई सोच भी नहीं सकता था कि यार यहां से हम हुड्डा को हरा भी देंगे, इसलिए लोग पहले ही हार मान के चुनाव लड़ते थे। सर वो गलती से पिछली बार हार गया, तो इस बार उन्होंने कहा कि अरे यार ले, इसको तो हमने पटक लिया, ये तो कुछ है ही नहीं। वो कल हम वीडियो बना रहे थे तो हमने उस पर एक नाम दिया कि खेतों में ना एक पुतला सा खड़ा कर देते हैं, उसको ड्रावा बोलते हैं यहाँ पे। तो उस दिन तो पशु पक्षी जानवर डरते हैं, पर बाद में समझ जाता है कि यार ये तो कुछ नहीं, तो ऐसे ही पुतला है। तो दीपेंद्र हुड्डा भी एक डरावा था, उनको लगता था लोगों को कि ये रोहतक से कभी नहीं हारेगा। तो जब एक बार वो इमेज टूट गई ना सर, जब, और दूसरी एक चीज सर, 2019 की तुलना में इस बार जो फर्जी धक्केशाही वाली वोटिंग होती थी वो हर जगह रुकी है, वो मैनपुरी और इटावा कन्नौज में भी नहीं हुई इस बार, वो रोहतक में भी नहीं होगी, इसकी तैयारी करके बैठे हैं लोग। इस बार पब्लिक ये तैयारी करके बैठी कि इस बार धक्केशाही और वो फर्जी वोटिंग नहीं होने देंगे, पहला इशू। दूसरे, इस बार मैंने सुना है कि थोड़ा सा पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट भी अच्छा हुआ है रोहतक में पहले की तुलना में। और इस बार पहले जो पब्लिक सरेंडर कर देती थी ना, यार जीतना तो है नहीं, चलो जो धक्केशाही हो रही होने दो, सर इस बार पब्लिक खड़ी है। उसने देख लिया कि हराया जा सकता है इनको। हाँ, तो इस बार सर वो पिछली बार जो वॉकओवर दे दिया करते थे ना लोग, इस बार वो डट के खड़े हैं। इन बातों का असर है सर। जी, तो ये तो बड़ी गंभीर बात है कि हुड्डा जी हार गए। वैसे हुड्डा जी को उन्होंने जिस तरह से टिकट की बंदरबांट की है, उससे तो ऐसा लगता था कि साहब उन्होंने सबको संभाल लिया है। यादव को टिकट दे दिया भिवानी से, किरण चौधरी के बंसीलाल फैमिली को आउट कर दिया, इधर ब्राह्मण को टिकट दे दिया सोनीपत से, और उधर वीरेंद्र सिंह फैमिली का टिकट काट दिया आपके हिसार से। ये सब एडजस्टमेंट तो खूब किया है, लेकिन अपनी ही पार्टी के लोगों को उन्होंने नाराज कर रखा है। जी, तो जितनी जितनी जो आपसी फूट कांग्रेस में होती है तो किसी में तो हो भी नहीं सकती। 5 गुट हैं सर टोटल इस समय जो कि हुड्डा को निपटाने में लगे हैं। रोहतक में 5 9, तो 3 ही तो हैं। नहीं, नहीं नहीं आपके सर, 5। एक तो एसआर के ग्रुप हो गया, वो 3 मान लीजिए एक उसके। एसआर के ग्रुप हो गया, उसमें
वीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह वाला वो सर छोटू राम फैमिली वाला ग्रुप जुड़ गया। हाँ, उसके जी। बाद सर जो लोकल हरियाणा की जाट पॉलिटिक्स हो जाती है, कृष्ण मूर्ति हुड्डा और इस टाइप के लोग, आनंद सिंह डांगी हैं, ये है, वो बलराज कुंडू है, ये सब रोहतक के जो लोकल लीडर्स हैं जो प्रभावशाली हैं। अच्छा, तो ये 5 ग्रुप हराने में लगे हाँ, हुए हैं। पांच और पांच पांच तो कांग्रेस के गुट हैं। हम्म इसके अलावा जो लोकल लीडर्स हैं और वो जो लोकल फैक्टर्स हैं वो अलग हैं। तो फिर राह बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन है, और डगर वैसे पनघट भी की। सर, ये मैंने बोला ना बीजेपी का चुनाव है, तो ये रोहतक जी, स्थिति। तो ये है हरियाणा की, मतलब आप कह रहे हैं कि 10-0 है पक्का। पक्का 10-0 है सर। चलिए दिल्ली की बात कर लेते हैं थोड़ी। सर दिल्ली दिल्ली में क्या में ना, है, मैं हमारा दिल्ली, केजरीवाल बाहर है। तो केजरीवाल को तो कुछ सिंपैथी भी मिल रही होगी अभी सर इस समय जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो इस समय स्वाति मालीवाल का इंटरव्यू चल रहा है एएनआई पे। जी। और 3:59 पे वो इंटरव्यू चालू हुआ, और हम्म। अचानक 4:01 पर केजरीवाल भी लाइव हो गए। अच्छा। हाँ सर ये तो कि मानिए, अब ये नहीं समझते भाई कि लोगों को तुम्हें देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं, तब स्वाति मालीवाल का इंटरव्यू देख के तुमको कौन देखेगा? सर ये बड़े बड़ी उम्मीदों से, बड़ी आस से आया था अंतरिम बेल करा के कि मैं जाऊंगा और चुनाव प्रचार करूंगा। और सलीम भाई जैसे लोगों को तो बड़ी आशा थी कि 200 सीटों पे तो केजरीवाल रोक लेगा मोदी को, जो 400 हम्म आने वाली थी वो 200 रह जाएंगी क्योंकि केजरीवाल बाहर आ गया। हम्म सर केजरीवाल बेचारा स्वाति मालीवाल में ही ऐसा उलझ के रह गया कि उसके लिए स्वाति मालीवाल लगता है कि वो उसकी सारी राजनीति जो है वो स्वाति मालीवाल के खुरों में ही डूब के रह जाएगी, किनारे पे आके डूब जाएगा, क्योंकि सर स्वाति मालीवाल वाकई उसके लिए इतना बड़ा फंदा बन गया है कि वो मुद्दा खत्म ही नहीं हो रहा है। आप देख लीजिए ना कि पूरा दिल्ली का चुनाव, आप समझ लीजिए कि दिल्ली का पूरा चुनाव स्वाति मालीवाल प्रकरण में रह गया उसका। हम्म ये तो दिल्ली में क्या असर पड़ने वाला है? ये अलग अलग लड़ रहे हैं, अब देख रहे हैं हम कि भाई एक तरफ तो दिल्ली नॉर्थ ईस्ट में कन्हैया कुमार जैसे लोग शोभा बढ़ा रहे हैं, फिर उधर नॉर्थ में आए हुए हैं हमारे उदित राज जी, चांदनी चौक में जयप्रकाश जी, ये तो कांग्रेस के कैंडिडेट हो गए। अब इन्होंने जो है वो आपके वेस्ट में और नई दिल्ली में और ईस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में कैंडिडेट इस तरह के दे रखे। साउथ में वो पहलवान को टिकट दे दिया है, और तो इनकी ऐसा लगता ही नहीं कि कोई बहुत कोई सीरियस कैंडिडेट्स ही दिए हैं आम आदमी पार्टी ने। तो और मुझे समझ में कांग्रेस ने नहीं जिस आता तरह के दिए हैं वो मैंने आपको बता ही दिए। ये चांदनी चौक के कन्हैया। अलावा कहीं पे कोई हम्म। सीरियस फाइट ही नहीं दिख रही। एक तो टिकट वितरण में इनकी सीरियसनेस आपको दिखाई देगी, ऊपर से कन्हैया और उदित राज जैसे लोगों को कौन सर, मतलब इनकी क्या, मतलब इनकी पॉलिटिकल क्या स्टैंडिंग है, या क्या ये कौन से मासेस के ये लीडर हैं, कौन इनको वोट देगा, या इनकी इमेज क्या है, कन्हैया की क्या इमेज है। अच्छा सर ये मैं आपको बताऊं, इस टाइप के जो ये इस जो टिकट वितरण है ना, ये पूर्वांचल समाज जो है, स्पेशली जो दिल्ली का जो झुग्गी झोपड़ी वाला और आप्रवासी मजदूर वाला जो वोटर वर्ग है, उसको अट्रैक्ट करने के लिए इस प्रकार के टिकट दिए जाते हैं। एक जमाने में दिल्ली जो है वो पंजाबियों का शहर होता था और पंजाबी सेंट्रिक पॉलिटिक्स हुआ करती थी, जब मदनलाल खुराना जी और वीके मल्होत्रा जी जैसे लीडर्स हुआ करते थे दिल्ली में, या आउटर दिल्ली के सुषमा स्वराज और साहिब सिंह वर्मा जैसे लीडर्स हुआ करते थे। आज सर दिल्ली की पॉलिटिक्स पूरी की पूरी पूर्वांचली समाज की पॉलिटिक्स हो गई है। तो उसको ध्यान में रख के इन्होंने कन्हैया कुमार और उदित राज जैसे लीडर्स को टिकट दिए हैं। पर एक बात का ध्यान रखिएगा,
पूर्वांचली जब लोकसभा में टिकट वोट डालेगा तो मोदी को डालेगा, विधानसभा में वो उसका वोटिंग का पैटर्न अलग हो जाता है। परंतु पूर्वांचली समाज लोकसभा में बीजेपी को वोट देगा, जहां तक मेरा असेसमेंट है। पर बाकी सर, अच्छा इस बार चूंकि मनी पावर नहीं चल रही है, ये तय है। हाँ, ये तो मैंने बहुत जगहों से सुना कि साहब हाँ वो दारू और पैसा तो बट ही नहीं रहा है। जी, और एक कारण ये भी बताया जाता है कि जो आरंभ में जो है वो थोड़ा टर्नआउट कम रहा, जी उसका एक बड़ा कारण बताया जाता है कि साहब कि ना तो दारू चल रही है, ना पैसा चल रहा है। बिल्कुल, दारू दारू और पैसा नहीं चल रहा। तो दारू और पैसा नहीं चलेगा तो फिर वे जो मार्जिनल जो लेबर क्लास वाला जो बहुत ही निचले हाँ, तबके का जो वोट ये और बटोर चूंकि के लाते हैं। दिल्ली में वो उस वोटर की भरमार है। अच्छा, उस हुँ, वोटर की आदत इन लोगों ने पहले पूर्व में खराब कर रखी थी ना सर। उस वोटर को आदत है कि जब तक दारू और पैसा नहीं आएगा नहीं निकलेंगे वोट डालने, या किसी को वोट नहीं देंगे। तो सर अगर अपनी मर्जी से वोट देना हुआ तो फिर हुँ, बीजेपी को वोट दे देंगे। सही है। तो इन ये दिल्ली के, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज्यादा झुग्गी झोपड़ी वाला वोट बहुत ज्यादा है, हुँ, तो इसलिए दिल्ली का चुनाव जो है वो उसको प्रेडिक्ट करना भी बड़ा डाइसी सा काम है कि वहां, अच्छा उनके मुद्दे भी हम लोग पकड़ नहीं पाते हैं। तो 2 बार से तो 7-0 हो रहा है मोदी जी के लिए। इस बार क्या सर लगता है? क्यों सर, वो उसका वही कारण है कि लोकसभा चुनाव मोदी का चुनाव है, मोदी को वोट मिलता है, रिस्पेक्टिव ऑफ द कैंडिडेट, रिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी। वो तो मोदी का चुनाव है, सीधी सी बात है। और एक चीज मैंने देख लिया सर, आज भी मोदी को लेकर किसी किस्म की कोई वोटर्स में फटीग दिखाई नहीं देती। देयर इज नो वोटर्स फटीग। हुँ, जी करेक्ट। तो यहाँ पे भी आप मानते हैं कि दोबारा ये 7-0 रिपीट होगा? हाँ, वो 7-0 रिपीट हो जाएगा तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सीरियसली चुनाव लड़ नहीं रहे दिल्ली का। जी। आइए अब चलते हैं पंजाब। अब पंजाब की क्या स्थिति है? जब हमने पिछली बार बात की थी तब तो आप कह रहे थे कि मूवमेंट बन रहा है पूरा बीजेपी के फेवर में, अब क्या है? सर अभी मैं एक बात बताऊं, जितना मोमेंटम बना था ना आज से हुँ, हफ्ता 10 दिन पहले, ठीक वहीं खड़ा है, मुझे तो ये दिख रहा है। हालांकि मुझे जो फीडबैक जो लोग फोन करते हैं, तो देखिए हिंदू वोट का मोबिलाइजेशन तो है, हुँ, दलित वोट का भी है, पर ये कितना होगा, कितना रियलाइज कर पाएगी बीजेपी। भाई बीजेपी आज की तारीख में फ्रंट पे है, हर सीट पे बीजेपी मुख्य लड़ाई में है, लगभग हर सीट पे। अच्छा, अगर बीजेपी मुख्य लड़ाई में नहीं भी है तो अगर जो 2-3 लोग हैं उसमें बीजेपी सबसे आगे है। तो अब देखिए सर, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एक दो सीटें ऐसी है, जैसे खडूर साहब की एक सीट ऐसी है, वहां पे अमृतपाल जी चुनाव लड़ रहे हैं। और हुँ, अभी पे मैं आपको कहूं, सच पूछ कहूं तो अभी पंजाब का चुनाव गरमाया नहीं है। पंजाब का चुनाव गरमाएगा सर कल से। कल से जब नेताजी लोग उधर हरियाणा वरियाणा दिल्ली निपटा के जब पंजाब की तरफ रुख करेंगे ना, तो सर पंजाब में है तीनों बड़े नेताओं की 5-5 रैलियां। मोदी जी की 5 रैली है, अमित शाह की हाँ, 5 रैली है, योगी जी की 5 रैली है। उसके अलावा बाकी छोटे नेताओं के, अच्छा हरियाणा में एक और बड़ी मजेदार बात देखने की आई। अगर किसी हुँ, गांव में 200 वोटर भी थे राजपूतों के, तो वहां पे हाँ, धामी साहब आ गए। र- अच्छा। याद पुष्कर धामी। और अगर यादवों के 20 घर भी हैं तो वहां हाँ, यादव लीडर बीजेपी का कोई बड़ा, हाँ, और वो जो है वहां पहुंचा हुआ था, मोहन यादवों का सिंह वोट। यादव आए क्या? हाँ, अरे मोहन सिंह यादव तो मुझे लगता है हरियाणा छोड़ के गए ही नहीं। अच्छा। तो बीजेपी ने तो इतना माइक्रो मैनेजमेंट किया है सर, सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन इन पंजाब।
पंजाब में हिमाचल के सारे लीडर्स कैंप कर रहे हैं, पूर्वांचल के बहुत सारे लीडर्स, क्योंकि पूर्वांचली समाज भी बहुत रहता है ना पंजाब में, तो जहां पूर्वांचली हाँ समाज है वहां पूर्वांचल के लीडर्स आए हुए हैं। बाकी बीजेपी की सर एक चीज बड़ी कमी महसूस हुई मैं मुझे हरियाणा में, देखिए बाकी पार्टियों के पास स्टार कैंपेनर्स की बहुत कमी है, बहुत सख्त कमी है। बीजेपी का सबसे बड़ा जो फायदा हो रहा है सर, उसके पास स्टार कैंपेनर्स है, नहीं वो तो एक बहुत बड़ा फैक्टर कांग्रेस के पास तो बहुत बड़ा एक जो स्टार कैंपेनर है राहुल गांधी, उसको कोई बुलाना ही नहीं चाहता। है। सर उसको उसको लोग मना कर देते कि नहीं नहीं आने की जरूरत नहीं है, हम संभाल लेंगे। मोदी जी ने जितनी रैलीज की है उसका 10वां हिस्सा भी नहीं किया उसने। हाँ तो तो सर वो कल किस से तरह का स्टार कैंपेनर है वो? कल से जो आज हो रही है ना पटियाला में, आज रैली है सर किसकी? मोदी जी की। चंडीगढ़ में आज योगी जी गरज रहे हैं। हाँ तो सर जब एक एक दिन में 4-4 5-5 रैलियां होंगी ना, और पंजाब क्या सर छोटा सा स्टेट है ना सर, अगल बगल में तो सब मतलब कोई बहुत बड़ा वो है, तो 5 दिनों में तो बीजेपी के लीडर्स की इतनी रैलियां। अच्छा आज एक एक रिपोर्ट आई है मुझे अभी थोड़ी देर हम्म, पहले, पंजाब के एक बंदे ने, वो ही हिमसेल्फ इज अ जट सिख, कहते हम्म, सर फतेहगढ़ साहब से कुछ बसों में भर के लोगों को, एक कोई नेता थे लोकल, उनका नाम भूल गया हूं मैं, वो लेके जा रहे थे पटियाला, तो वहां पे कहते हैं हमारी गाड़ी बाई चांस वैसे ही पीछे पीछे चल रही थी, और वो उनकी 2-3 बसें वो मोदी जी का पोस्टर वोस्टर लगा के आगे आगे चल रही थी, तो वो रास्ते में कुछ सो कॉल्ड किसानों ने उन उन गाड़ियों को रोक लिया, उनके पोस्टर वोस्टर फाड़ दिए, और बहुत ही गंदी गंदी गालियां जो है वो उन लोगों को दे रहे थे, और बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे थे इसके। सर ये इस प्रकार की जो सर धक्केशाही गुंडागर्दी है ना सर, इनको ये पता नहीं है कि यही इनको चुनाव हरवा देगी, ये गुंडागर्दी ही। और सर इसमें इन दे हैव नॉट लर्नड एनी लेसन, और वो गुंडागर्दी आज, ये मैं आज की रिपोर्ट बता रहा हूं, आज की उनकी पटियाला रैली में जो गाड़ियां जा रही थी उनके साथ ये कर रहे थे, और हर गाड़ी को रोक के ऐसी गालियां दी गई हैं। तो उन्होंने कहा जी मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था, तो मेरा रिजॉल्व और भी स्ट्रांग हो गया कि यार ये इस गुंडागर्दी से हमें मुक्ति दिलाओ यार, बहुत हो गई ये गुंडागर्दी। और ये सर ये गुंडागर्दी तो हरियाणा में भी हो रही है, ये नहीं तथाकथित नहीं किसान जो है। सर पंजाब की तो 0.1% भी नहीं है, वो तो हुड्डा को बहुत पहले अकल आ गई थी कि अरे भैया ये मत करो, इससे और बुरी तरह चुनाव हार जाएंगे। हाँ वो जो है वो पिछली बार रोहतक में हारा, वो इसी गुंडागर्दी की वजह से ही हारा। हाँ हाँ तो सर वो अच्छा देखिए, हरियाणा की जो गुंडागर्दी है ना, वो गुंडागर्दी नहीं कह सकते सर उसको, वो गांव की सामंतशाही है। जैसे एक गांव का जो दबंग आदमी होता है, जो सिंपल दबंगाई, ऐसा कोई वो गुंडा एलिमेंट भी नहीं होता, जो हरियाणा की जो नॉर्मल डेली रूटीन की जो लाइफस्टाइल की जो दबंगाई है ना, जो एक डोमिनेंट कास्ट बाकी गांव पे करती है, वो उतनी ही है। उसी से लोग थोड़ा अंदर अंदर रिजेंटमेंट रखते हैं। पर पंजाब वाली तो सर सरेआम गुंडागर्दी है, और ये हाँ वो तो गुंडागर्दी। मैंने देखा था, एक वीडियो आ रहा था हंसराज हंस का जो बता रहा है, तो वो बोल रहे थे कि मैं भी ये गुंडागर्दी दिखाऊंगा तो सब भागते नजर आओगे। नहीं तो जब जब अति हो गई, तो हम्म, हंसराज हंस के समर्थकों ने जितने भी रामदासिये और दलित सिख भाई थे, उन्होंने फिर उठा लिए लठ, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, हम बहुत दिन से बर्दाश्त कर रहे हैं, हमारे दरवाजे पे जो आदमी आ रहा है आप रोकते हो, होते कौन उसको रोकने वाले, हमने बुलाया। फिर उन्होंने बकायदा अपनी पहरेदारी में पूरी रैलीज कराई, और इसका बहुत फायदा मिला है हंसराज हंस को। हाँ पंजाब में तो ये है कि जो सामने खड़ा हो जाएगा उसको तो फिर पब्लिक जो है वो हाथों हाथ लेती है। हम्म सर सबसे मजेदार चुनाव होगा खडूर साहब में, जहां हमारे संत जी जो चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ वहाँ क्या होगा, और वहाँ तो कह रहे हैं एक तरफा जीत होगी अमृतपाल सिंह की। सर सर इस सीट की ना डेमोग्राफी ऐसी है कुछ, हालांकि एक तरफा जीत वाली बात से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि
2019 के चुनाव में भी ऐसे ही एक बीबी खालड़ा जी चुनाव लड़ रही थी। उनके हस्बैंड यहाँ के बहुत फेमस एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, मिस्टर खालड़ा। वो भी, उनकी भी वो गुमशुदगी हो गई थी 90, 94, 95 में। तो वो बहुत बड़े ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे। उनकी पत्नी पिछली बार चुनाव लड़ी थी और बहुत अच्छा चुनाव लड़ी थी, पर वहां पर भी जो है अकालियों ने और कांग्रेस ने अपने अपने कैंडिडेट खड़ा कर दिए थे, तो उनको 1.5-2 लाख वोट मिला था। और आई थिंक कांग्रेस जीत गई थी, अकाली दल की बीबी जगीर कौर सेकंड आई थी। ये ऐसे ही कुछ हुआ था, मुझे याद नहीं है, पर वो बीबी खालड़ा जो है वो हार गई थी चुनाव। उनको भी पंथिक वोट बहुत था, पंथिक वोट में भी उनकी पॉपुलैरिटी बहुत थी। तो 2019 की तुलना में तो सर कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि सर पंथिक वोट की एक ही समस्या ये है कि खडूर साहब जैसी सीटों पे पंथिक वोट को मिनिमम 4 जगह डिवाइड होना है। कांग्रेस, अकाली दल, आम आदमी पार्टी और भाई साहब अमृतपाल जी। 5वां हमारा मंजीत मन्ना बीजेपी कैंडिडेट है, दलित कैंडिडेट है, और मैंने सुना है कि ठीक ठाक प्रचार कर रहे हैं। तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। तो आप जहाँ मतलब बैठे हैं जालंधर में, वहाँ क्या हो रहा है? तो जालंधर में तो मेन मुकाबला है चन्नी साहब में और हमारे अपने सुशील रिंकू में। मेन मुकाबला ये है। वैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, चन्नी साहब पीछे हो गए हैं और आम आदमी पार्टी वाला सेकंड हो गया है। पवन तो कुमार। हाँ, पवन टीनू। तो ये है सर मुकाबला। और अकाली दल से महेंद्र सिंह केपी हैं, पुराने कांग्रेसी हैं। तो यहाँ पे एज है, बीजेपी के पास ही है एज। और चलिए हम थोड़ी सीटों पूछ लेते हैं। लुधियाना में बिट्टू आगे? बिट्टू, हाँ, आई थिंक सर क्लियर कट एज होगी। अच्छा, और आपके प्रणीत कौर पटियाला? प्रणीत कौर और डॉक्टर धर्मवीर गांधी में अच्छा मुकाबला चल रहा है, पर मेरे हिसाब से एज प्रणीत कौर की ही होगी। एक केजरीवाल के बाहर आने से कोई फर्क पड़ा क्या? मुझे नहीं लगता। केजरीवाल इज नॉट एन इशू इन पंजाब। ओके। अब ये आपके जो सीट जो है गुरदासपुर और होशियारपुर, जो पिछली बार बीजेपी ने जीती थी, लेकिन ये तब तो उनका हिंदू बहुल सीटें है ही है। जो मजेदार सीटें हैं सर, अमृतसर सबसे मजेदार मुकाबला चल रहा है भटिंडा में, जहां हाँ पे जी। वो जो वो मलूका साहब की जो पुत्रवधू है, आईएएस, पूर्व आईएएस, उनका आईपीएस, हाँ, आईएएस थी वो। आईएएस थी। हाँ जी, आईएएस थी। उनका उनका नाम है शायद परमपाल परमपाल कौर। कौर। हाँ जी, परमपाल कौर। उनका मुकाबला बहुत तगड़ा हो रहा है सर। अपना बीबी अपने बादल बादल। साहब की पुत्रवधू हरसिमरत। हरसिमरत कौर जी से, वो बड़ा अच्छा मुकाबला चल रहा है। और सर मुकाबला तो मैं आपको सही पूछूं तो आनंदपुर साहब और फतेहगढ़ साहब में भी अच्छा होगा। क्योंकि अच्छा, चुनाव तो अब गरमाएगा। अभी तक तो पंजाब का चुनाव ठंडा ठंडा सा था। आज के बाद कल से पंजाब का चुनाव गरमाएगा सर। अच्छा, तो चलिए फिर पंजाब, फिर एक बार और हम वापस मिलेंगे और पंजाब की और चर्चा करेंगे। हाँ, तो अब चलते चलते बस एक और आप बता दीजिए, रायबरेली में राहुल गांधी जीतेंगे या हारेंगे? कुछ भी हो सकता है सर। मैं तो वहां एज भी नहीं दे पाऊंगा, एज किसकी है। अच्छा, वैसे एज मेरे हिसाब से तो बीजेपी की होनी चाहिए, बट मतलब अमेठी से बेहतर चुनाव लड़ेंगे रायबरेली में राहुल जी, ये पक्की बात है। चलिए, हाँ। तो आइए अब आज की चर्चा को पर यहीं पर विराम देते हैं। दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बाबा रामदास जी, आपको भी थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम।